इस मोटिवेशन का राज क्या है ऐसा कि भाई एक से नौकरी के बाद दूसरी नौकरी के लिए इतनी मेहनत करी है? सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था उस नौकरी में, क्योंकि लग ही रहा था कि मतलब इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है एटलीस्ट, और यहाँ पे कांस्टेबल में है। पापा खेती करते हैं तो आप तैयारी करते थे, तो कैसा सपोर्ट था पिताजी का? आपको क्या लगता था देख के कि क्योंकि नए क्वेश्चन मिल जाते हैं मॉक टेस्ट में जो कभी बड़े ही नहीं होते, या बुक्स वगैरह में तुम कर रहे हो तो वो मिलते ही नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट में मिलते हैं। आपका आरआरबी में भी सिलेक्शन हुआ है? सर 90% चांस हो जाएंगे। एक मॉक टेस्ट में डबल से ज़्यादा, जितना टाइम मॉक टेस्ट का उससे कहीं ज़्यादा टाइम उसकी एनालिसिस में लगता है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स वाला पे। जैसा आप लोग आज पता है आप लोगों को कि एसएससी जेई का रिज़ल्ट आया और एसएससी जेई में भरमार लोगों ने सिलेक्शन लिया, और इस भरमार लोगों में इलेक्ट्रिकल के भी बहुत बच्चे हैं, सिविल के भी हैं, मैकेनिकल के भी हैं। पर हमारे साथ आज जो हम जिस बच्चे से बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी बिल्कुल ही अलग है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूं तो उस बच्चे ने बहुत सारे नंबर मारे हैं, इतने मार्क्स मारे हैं कि शायद इंडिया में कोई बच्चे ने इतने मार्क्स इलेक्ट्रिकल में नहीं मारे होंगे। और साथ में उसका एक्सपीरियंस क्यों आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक नौकरी पहले से ही करता था, और पहले से नौकरी करने के बाद उसके बाद उसने सिलेक्शन लिया है और इतने मार्क्स से किया है कि आप सोच नहीं सकते। यानी कि 67 रैंक। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कपिल, जिनका रैंक है एसएससी जेई में अभी 67, ऑल इंडिया रैंक 67, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों की रैंक मिला के है। अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 है करीब इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो कपिल, सबसे पहले स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो ये कि भाई कितने नंबर आए हैं आपके ऐसे सिविल एसएससी जेई में कि आपकी रैंक 67 है, और इलेक्ट्रिकल में अभी तक कोई बच्चा नहीं मिला जिसके आपसे ज़्यादा रैंक नंबर सर है? मेरे 420 नंबर हैं, 420 नंबर दोनों में, प्री और मेंस में मिला के। प्री में कितने हैं और मेंस में कितने प्री हैं? में मेरे सर 175 प्री Out of में मार्क्स 200 हैं, आउट ऑफ 200, और मेंस में 245। यानी 175 प्लस 245, इतने मार्क्स के बाद फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ और आपकी रैंक 67 आई है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है कपिल, कुछ और चीज़ें पूछना चाहूँगा मैं। जैसे आपने इतनी बढ़िया आपकी डेडिकेशन है, आपकी पहले भी जॉब थी, मेरे को जहाँ तक पता है कि आप पहले जॉब करते थे और उसके जॉब के साथ में आपने तैयारी की है। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिन लोगों को ये चाहिए कि मुझे जॉब में हूँ मैं और मैं कैसे तैयारी करूँ। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मोटिवेशन का राज क्या है ऐसा कि भाई एक से नौकरी के बाद दूसरी नौकरी के लिए इतनी मेहनत करी है? सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था उस नौकरी में, क्योंकि लग ही रहा था कि मतलब इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है एटलीस्ट, और यहाँ पे कांस्टेबल में है, तो फिर कहीं से कहीं। आप किस जॉब में थे पहले एक बार बच्चों को बता दें? जॉब यूपी पुलिस में फायर सर्विस में था। अच्छा, कांस्टेबल रैंक पे। कांस्टेबल रैंक पे यूपी पुलिस में थे आप? फायर सर्विस में। बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद आपने तैयारी करी है? तो फिर तैयारी केवल सेटिस्फेक्शन नहीं था। एक कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछूंगा कपिल। जैसे आप तैयारी करे हैं, आपके माता पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी फार्मर हैं, गांव में ही रहते हैं, किसान में हैं। अच्छा, माताजी हाउस वाइफ हैं, यानी घर पे पापा खेती करते हैं। तो आप तैयारी करते थे तो कैसा सपोर्ट था पिताजी का? आपको क्या लगता था देख के कि यानी क्या मोटिवेशन रहता था कभी? पिताजी को भी देख के लगता था कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, काश अगर ये इनकी जॉब होती तो आज अच्छी खासी मतलब जगह पे होते, और गांव में रह के मतलब ये सब। हमारे देश में किसानों की वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, किसानों की इतनी दिक्कत रहती है सर। तो लगता था कि यार कहीं तो निकलो यहाँ से आगे। बिल्कुल। तो उसका मोटिवेशन कभी 10th क्लास से ही मेरे हिसाब से, आप कब पहली बार नौकरी पे गए थे, तब किस क्लास में थे आप? सर मैंने 12th की थी 2015 में। उसके बाद में डिप्लोमा किया 18 में। फिर कोविड आ गया 1-2 साल, तो फिर कहीं कुछ नहीं हुआ। टेक्निकल की जॉब 1-2 आ रही थी, तो फिर लग रहा था कि यार कहीं ऐसा ना हो लटक के रह जाएँ। ना तो प्राइवेट जॉब मिल पा रही थी, ना कहीं गवर्नमेंट का। तो फिर मैंने नॉन टेक फील्ड पकड़ा पहले, कि पहले कहीं से एक एटलीस्ट जॉब मिले, सेट मतलब लेवल एक कहीं पैर रखने की जगह मिले। तो मैंने फिर उधर चला गया नॉन टेक में। फिर 1 साल मेरी ऐसी निकल गई ट्रेनिंग वगैरह में और सब। फिर मुझे लगा कि यार निकलो यहाँ से, यहाँ तो गलती फंस गए आके। अगर हमें इंजीनियरिंग कर रखी है तो कम से कम एटलीस्ट इंजीनियरिंग की जॉब तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने फिर तैयारी करना शुरू किया, आपके बैच लिए यहाँ से, और फिर मैं फिर पढ़ाई की। आपसे तो बहुत ही बड़ा हूँ सर। कोई नहीं। चलिए एक कपिल, एक जवाब बच्चों का एक सबसे बड़ा डाउट जो होता है जब भी तैयारी करने बच्चा कोई भी आता है, पीडब्ल्यू बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से देखा है, पता है कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जैसे पीडब्ल्यू से होते हैं। आप लोगों ने भी लिया है, आपकी भी मेहनत सबसे ज़्यादा है। पीडब्ल्यू का तो केवल सपोर्ट है आपके लिए। तो आपने जो मेहनत की है, एक बच्चों का हमेशा एक डिस्कशन रहता है कि सर क्या करें, सर कैसे पढ़ाई करें। जॉब वालों को भी अलग होता है कि सर हमारी जॉब भी है, हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि क्या रूटीन रहना चाहिए एक दिन का कि एक इतने अच्छे मार्क्स जब सिलेक्शन हो जाए, मार्क्स तो आपने बहुत ज़्यादा मारे ही हैं तो उसका भी मोटिवेशन बच्चों को अलग आएगा। नहीं, मैं सर ये बता रहा हूँ कि अगर आपने मतलब सोच लिया कि नहीं जी बनना, मतलब कुछ जॉब लेनी है या कुछ भी करना है, तो एक एटलीस्ट तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि कम से कम, मैंने जैसे ना स्टॉप वॉच लगा के पढ़ता था मैं, कि अगर दिन में मेरे को 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे स्टॉप वॉच। और मैं उसके अलावा ऐसा नहीं था कि स्टॉप वॉच चल रही है मैं पढ़ भी नहीं रहा या फ़ोन चला रहा हूँ, वो सीन नहीं था मेरे साथ। अगर स्टॉप वॉच चल रही है तो सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ तो ही चलेगी, वरना स्टॉप वॉच चलती ही नहीं थी। तो ये वाला सीन था मेरे साथ में। अच्छा, यानी आपने स्टॉप वॉच ये लगाई थी ताकि ये पता चल सके पूरे दिन में आप कितना घंटे पढ़ पा रहे हो। हाँ, क्योंकि फिर शाम को अगर देखा जाए कि तो मैं सपोज दिन में 2 घंटे पढ़ पाया तो मुझे खुद से रिग्रेट होता था कि यार आज पूरे दिन में 2 ही घंटे पढ़ पाएँ, तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता था। बिल्कुल, ठीक है। और फिर अपना खुद का और रहता था, एनालिसिस होता रहता था कि हमने क्या किया आज पूरे दिन में, क्या नहीं किया। तो मैं स्टॉप वॉच से ही पढ़ता था मैगज़ीन। तो स्टॉप वॉच एक आपने एक नई चीज़ सिखाई है बच्चों को कि स्टॉप वॉच लगा के एक बार देखें तो पता चलेगा कि पूरे दिन में मेहनत कितनी करनी है, एक्चुअल में कितना टाइम पढ़ पाए हम। लगता तो है कि हम पूरे दिन किताब लेके बैठे रहे, खोल के रहते हैं, लेकिन पढ़ कितने टाइम पे पा रहे हैं ये समझ में नहीं आता। अगर मैं फ़ोन का अगर मैसेज भी देख रहे हो तो फिर वो स्टॉप वॉच बंद होनी चाहिए उस समय, वो चलती नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं रूटीन की बात करूँ तो आपने कोई रूटीन फिक्स किया था कि आप बस केवल स्टॉप वॉच के लेके चलते थे? क्योंकि सर जॉब का शिफ्ट अलग अलग रहती थी, कभी सुबह ड्यूटी, कभी दोपहर, कभी रात, तो ऐसा रूटीन तो फॉलो नहीं हो पाता था कोई भी। लेकिन हाँ, स्टॉप वॉच फॉलो होती थी। अच्छा। उसका फिक्स था कि ये चलेगी, इतने टाइम तक चलनी है तो चलनी है। भाई आपकी जॉब कितने आवर्स की थी और क्या काम था उस जॉब में? सर मैं फायर सर्विस और इमरजेंसी में था, तो मैं गवर्नर हाउस में मेरी पोस्टिंग चल रही है इस समय। तो वहाँ पे कंट्रोल रूम ड्यूटी रहती थी, मतलब कोई सूचना होती है तो आती है, वरना फिर वहाँ देख के नहीं जाना था। अच्छा। यही सब था। तो 8 घंटे में रहती नॉर्मल, दिन में 6 घंटे की शिफ्ट रहती थी, रात को पूरी रात 12 घंटे की शिफ्ट रहती है। रात को 12 घंटे की रहती थी, दिन में 6 घंटे की रहती थी। बाकी और टाइम फ्री मिल जाता था। तो फील्ड वर्क था उसमें कि फील्ड वर्क नहीं था सर, ऑफिस वर्क था? फील्ड वर्क बहुत ही कम आता था क्योंकि पोस्टिंग अच्छी जगह हो गई थी, वरना तो फील्ड वर्क बहुत रहता है पुलिस की जॉब में। अच्छा। और एक और बच्चे जो पूछते हैं कि जैसे आपने जो रैंक लाए हो, नंबर लाए हो 67 रैंक, इलेक्ट्रिकल में 420 मार्क्स आपने मारे हैं, तो इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट क्या क्या दिए? ऐसा क्या आपने क्या लगाया? क्योंकि हर बच्चा PYQ भी लगाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है, हर बच्चा हमारी क्लास भी देख रहा है, तो क्या डिफरेंस है कि एक रैंकर ने ऐसा क्या किया नया? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत किया मैंने, वो 2-3 साल से बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो फिर मतलब ये रहता था कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं हो रहे उन्हें मैं दोबारा ज़रूर देखता था उन बुक्स में से। और रीजनिंग का भी अच्छा फैक्टर है क्योंकि मेरे 48 शायद मार्क्स हैं। 48 मार्क्स रीजनिंग में? हाँ। और GS भी मैंने बहुत पढ़ी है सर बुक्स वगैरह से, और तो GS में भी मेरे 32 शायद 34 समथिंग ऐसी मार्क्स हैं। ओके, GS में आपने बहुत अच्छे मार्क्स मारे हैं, क्योंकि बच्चों को इतना मुझे नहीं लगता कि 34 मार्क्स लाना है ना GS में छोटी मोटी बात है। ये सर नॉन टेक मेरा इस नौकरी के लिए मैंने पढ़ा था, तो मैं उस फील्ड से जुड़ा हुआ था। फिर मैंने रेलवे वगैरह के पेपर देता हूँ तो वहाँ नॉन टेक ही आता है, तो फिर उसमें भी नॉन टेक पढ़ना। आपका RRB में भी सिलेक्शन हुआ है? सर 90% चांस है हो जाएंगे, क्योंकि मेरे CBT1 यानी आपका निकला हुआ है? CBT1 निकला है, CBT2 भी दिया है मैंने। ओके। CBT2 में मेरे 119 मार्क्स बन रहे हैं आंसर की में, तो मेरे हिसाब से 90% चांस है कि उसमें भी हो जाएगा। 99% चांस है इतने में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यानी आपने, अब एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे जो डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, SSC की तैयारी करें या RRB की तैयारी करें, जो भी बच्चे कर रहे हैं, क्या डिफरेंस आपको लगा? आपने, यानी कि अगर मैं मानूँ आज की डेट में तो SSC में आप टॉपर हैं एक तरह से इलेक्ट्रिकल में, और RRB JEE भी आपके 119 आ रहे हैं CBT2 में, इसका मतलब आपने CBT1 निकाला हुआ है और आपका यहाँ तक कि CBT2 हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस लगा RRB में और SSC में? RRB के सिलेबस में नॉन टेक में एक साइंस और मैथ, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, और उसके अलावा तो लगभग सबसे एम सही रहता है, क्योंकि अगर RRB का मेंस में देंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हो जाती है, जो SSC JEE में नहीं है, तो उसका ज़्यादा वेटेज रहता नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन मिले तो मिले, वरना 1-2 क्वेश्चन ही रह जाता है। ठीक है। उसके अलावा बस मतलब डिफरेंस खास तो है नहीं सर, करना टेक्निकल अगर अच्छा है तो फिर दोनों में से डिफरेंस नहीं पड़ता, यानी बहुत माइनर डिफरेंस समझ में आता है। आया अगर टेक्निकल अच्छा है तो फिर ऐसा कोई फील्ड नहीं है। ठीक है। कपिल, एक और क्वेश्चन, जैसे टेक्निकल के बच्चे हैं सारे बच्चे, और टेक्निकल में मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे को नॉन टेक से बहुत डर लगता है। देखो सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, टेक्निकल में सबको तो लगता है। हाँ, तो हर बच्चे की दिक्कत है कि टेक्निकल में उन्हें इशू होता है। तो आपने इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया? क्योंकि आपने नॉन टेक में इतने सारे नंबर मारे हैं, तो कैसे आपने, क्या मेहनत कर रहे थे भाई ऐसी? सर मैं बुक्स पढ़ता था मैक्सिमम, अलग अलग बुक्स मैंने यहाँ से ये मतलब क्लासेस वगैरह की, तो उनके नोट्स बनाना क्लासों के और उन्हें रिवाइज़ करना, इसके अलावा बुक्स पढ़ना। इसके अलावा क्वेश्चंस भी लगाते थे आप?
टेस्ट नॉन टेक्निकल हाँ, के? मैं मतलब वो लगाता था, क्वेश्चन पेपर लगाता था, मॉक टेस्ट बोलते हैं ना, मॉक टेस्ट लगाता, फिर उनका एनालिसिस, उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होती थी, यार कोई क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन उसे गूगल करना और फिर उसके बारे में सारा पता कर लेना, उसके बारे में कहीं सारा अगर कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए दोबारा, और तो फिर ऐसा ना हो कि इसके बारे में पता ना रहे कुछ भी। बिल्कुल। एक और डाउट कपिल जो मेरी तरफ से है, आप जैसे तैयारी नॉन टेक की आपने तैयारी की, आपने मॉक टेस्ट लगाते थे, पेपर आने से पहले जनरली बच्चे बहुत सारे पूछते हैं सर मॉक टेस्ट लगाना कब चाहिए, तो आपने कब मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए, एक दिन में आप कितने मॉक टेस्ट देते थे, और सबसे बड़ी बात उसकी क्या एनालिसिस करते थे, तो उसमें कितना टाइम देते थे? सर नॉर्मली मैं एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट दे पाता था, और 2 घंटे के समथिंग मॉक टेस्ट रहता है, तो उसका कम से कम 2 से 3 घंटे उसका फिर एनालिसिस में निकल जाते थे। 2 से 3 घंटे, यानी कि एक मॉक टेस्ट के लिए आप कम से कम 5 घंटे निकालते थे? हाँ, फिर क्योंकि उसके बारे में सब पता नहीं होगा, जब तक ये क्वेश्चन का अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके बारे में फिर पूरा एनालिसिस होना चाहिए, या सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, अगर ये हमसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो 2 से 3 घंटे उसके मॉक एनालिसिस। यानी कि एक मॉक टेस्ट के और जितना 1 महीने कम से पहले पेपर से 1 महीने पहले कम से कम मॉक टेस्ट ही लगाओ और सारा एनालिसिस करो। 1 महीने पहले पेपर से मॉक टेस्ट देना शुरू करें, और सबसे बड़ी बात आप ध्यान से देखें तो एक मॉक टेस्ट में डबल से ज़्यादा, जितना टाइम मॉक टेस्ट का उससे कहीं ज़्यादा टाइम उसकी एनालिसिस में लगता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है सर। एनालिसिस ज़रूरी है इसका मतलब, क्योंकि नए क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं मॉक टेस्ट में जो कभी बड़े ही नहीं होते, या बुक्स वगैरह में तुम कर रहे हो तो वो मिलते ही नहीं है, तो लेकिन मॉक टेस्ट में मिलते हैं, तो फिर उनको एनालिसिस होना ज़रूरी है कि कहाँ से आया क्वेश्चन, बिल्कुल क्या कंसेप्ट लगा इसमें, ये सब चीज़ें। एक कपिल लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, माँ बाप को पहली बार आप जब नौकरी पे लगे थे, सरकारी नौकरी आपने पहले भी ली थी, तो मेरे हिसाब से जब पापा है ना किसान है तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की नौकरी में गया है कि पुलिस में गया है, उसको उनको ये है कि सरकारी नौकरी मिल गई मेरे बेटा को, तो अब ज़िंदगी सेट है। तो पिताजी को यूपी पुलिस में जब आपने ज्वाइन किया था तब उनको कैसा लगा था कि भैया बेटा मेरा सरकारी नौकरी में चला गया, या अभी उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अब मेरा बेटा इंजीनियर साहब हो गया है? सर मैं अपनी बताऊँ, मेरे पिताजी अब तक ये कहते आते थे कि अरे कि तुक्के से लगी तेरी एक नौकरी, तो तूने अरे पढ़ा है तो दूसरी क्यों नहीं लगी, अभी तक तो इंजीनियर, तूने डिप्लोमा किया था तो इंजीनियर क्यों नहीं बन पाया। तो मैं अब बताया मैं कि मेरी रैंक मैंने ऑल इंडिया शायद मैंने 1 भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में कुछ पता नहीं चल रहा। बोले हाँ अब ठीक है मान रहा हूँ मैं, तो पढ़ा लिखा है। बहुत खुश हो रहे थे सर। तो उनको माता जी को कैसा लगा कि बेटा हमारा अब CPWD में जूनियर इंजीनियर है? सर बहुत खुश हैं सब लोग, मम्मी पापा वाइफ वगैरह सब बहुत खुश हैं। उन लोगों को मिठाई खिलाई जो लोग ये कहते थे कि उन लोगों को क्या ही कर लेगा ये? उन लोगों को जरूर खिलाई थी जो लोग ये कहते थे कि अरे पढ़ रहा है तो अरे बहुत दिन हो गए पढ़ते हैं, ऐसे क्या है, पढ़ने से क्या ही हो रहा है, फालतू में पढ़ रहा है, नौकरी है तब भी पढ़ रहा है, तो उन लोगों को जरूर मिठाई खिलाई। अच्छा, अभी आएंगे भी सब लोग मिलने के लिए कि CPWD में बच्चा लगा है, तो कितने लोग घर पे आए ऐसे तारीफ़ करने की? कितना हमें तो पता था कि ये कुछ करेगा बड़ा। हाँ बाद में तो सर सब कहते हैं, पहले सब ये कहते थे कि अरे क्या ही हो गया, एक नौकरी है फिर भी चैन ना है, ऐसे फालतू में भाग रहा है इधर उधर। चलिए बहुत ही अच्छी बात है ये, है ना। इसके अलावा मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हमारे तो ख़त्म हो गए हैं। व्यूअर्स के अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं चाहूँगा कि आप टेलीग्राम पे मेरे हमेशा कनेक्टेड हैं ही हैं, हमेशा रहें भी फ्यूचर में, क्योंकि हमारे जूनियर्स के बहुत सारे डाउट होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, आपके जो जूनियर हैं, उनके हमेशा डाउट आते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये सुनना चाहते हैं कि हमारे टॉपर ने, जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है, किसी डिपार्टमेंट को लिया है, CPWD लिया है, ठीक है, या कोई भी एग्ज़ाम निकाला है, तो उसकी स्ट्रैटेजी इस चीज़ में क्या होगी, उसको अगर सेम इशू आएगा तो क्या होगा। तो मैं चाहूँगा हमेशा कि आप टेलीग्राम पे हमेशा रहें और हमारे स्टूडेंटों को वहाँ पे गाइड करते रहें। इसके अलावा आप लोगों ने कपिल को अभी सुना, आपने देखा, ऑल इंडिया रैंक 67 जिसकी है सब ब्रांच मिला के, और इलेक्ट्रिकल में 1 रैंक यहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं। फिर से मैं ये कहूँगा क्योंकि अभी तक हमें इसके ऊपर कोई बच्चा नहीं मिला है इलेक्ट्रिकल का। तो ये थे कपिल जिन्होंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस आपको बताया, कैसे तैयारी की, कोविड में क्या किया, फिर यूपी पुलिस में लगे वहाँ पे भी कैसे मेहनत करी है, और कितना टाइम इन्होंने पढ़ाई को दिया। स्टॉप वॉच जो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से समरी का वो है स्टॉप वॉच लगाना। स्टॉप वॉच आप लगा के पढ़िए ताकि आपको ये समझ में आए कि आपने पूरे दिन में कितनी मेहनत की है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो आप टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं हम लोगों से। टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे सेशन के नीचे मिलेगी। शुक्रिया।